अगला चैप्टर हमारा है 10 नंबर गुप्तोत्तर काल, है ना? इसके पहले हम लोग गुप्त काल के बारे में जाने, तो अब हम लोग जो है गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 1992 से लेकर 2025 तक, उन सारे प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, करा चीनी यात्री वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था? तो वेनसांग हा से हर्षवर्धन, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। और देख सकते हैं कितना जो है लगता है 15 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। करा चीनी यात्री युयान च्वांग भारत कब पहुंचा था? तो च्वांग जो पहुंचा था 630 ईस्वी में। चीनी यात्री युयान च्वांग भारत कब पहुंचा था? 630 में। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के शासन के दौरान की थी। ह्वेनसांग 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक भारत में रही, है ना? ह्वेनसांग जो है आपको जो है 15 वर्षों तक रही। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या थे? तो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। इसने अपनी पुस्तक सियूकी या रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी यात्रा के बारे में बताया है। इन्होंने जो है जो यात्रा किया भारत का, उसके बारे में इन्होंने जो है सियूकी पुस्तक में या तो फिर रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में रहकर हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का उपकुलपति भी नियुक्त किया गया। तो ये जो ह्वेनसांग थे, इनको उपकुलपति भी नियुक्त किया गया था वहां का, ठीक है? नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसे 5वीं सदी में कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? तो नष्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, करा हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? हर्ष मतलब हर्षवर्धन, ठीक है? तो इन्होंने जो परिवर्तित किया था वो थानेश्वर से कन्नौज किया था। कहाँ से किया था? थानेश्वर से कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, करा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक था? तो हर्षवर्धन आपसे अगर कभी पूछेगा कि किस वंश से संबंधित है, पुष्यभूति सिंह के, है ना? पुष्यभूति शुंग, पुष्यभूति वंश का जो है सबसे प्रतिष्ठित शासक था। उसने कन्नौज पर अधिकार करने के बाद अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था। तो पहले कन्नौज जो है इसके क्षेत्र में नहीं था, पहले उसको विजित करता है, जीतता है, उसके बाद जो है क्या करता है, तो उसको राजधानी बनाता है। कहाँ से? तो थानेश्वर से हस्तांतरित कर करके। थानेश्वर हरियाणा में तथा कन्नौज उत्तर प्रदेश में। ये भी जानना आवश्यक है कि ये जो थानेश्वर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में, और कन्नौज यूपी में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 47 ईस्वी तक 41 सालों तक जो है शासन करने का काम किया। 606 से लेकर 647 तक। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। गुप्त वंश के ह्रास के बाद मतलब उसके बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन जो है हर्षवर्धन ने ही किया था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से शासन की शुरुआत की और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। उनका शासन काल जो है 606 से लेकर 647 तक था। अगला है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो ये हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। कारण 7वीं शताब्दी 606 से 647 7वीं सदी नहीं हुआ, 7वां की ओर जा रहा है, इसलिए 7वीं शताब्दी हो गया। तो 7वीं सदी ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो ये था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्ष 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय शासक थे जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए प्रसिद्ध थे। हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक प्रमुख शिक्षा
केंद्र था, है ना। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, जिसको कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में, है ना, बनाया था। और ये जो कुमारगुप्त था, वो गुप्त वंश के थे, ठीक है, गुप्त वंश के थे। इन्हीं के द्वारा बनाया गया था 5वीं सदी में। इसको ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। वही बख्तियार खिलजी जिन्होंने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को हराने का काम किया था। करा हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय, है ना, हर्षचरित एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो है आपको रवि कीर्ति है, रवि कीर्ति। करा हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति। तो अगर आपसे कभी पूछेगा ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से या तो फिर हर्ष, दोनों कह सकते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। यह अभिलेख चालुक्य साम्राज्य के गौरव की बयान करता है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ऐहोल अभिलेख का वर्णन जो है किस भाषा में किया गया है? संस्कृत भाषा में। इसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। इसमें किसका वर्णन किया गया? पुलकेशिन द्वितीय की विजय की, पुलकेशिन द्वितीय की विजय का। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो हर्षवर्धन का एगो सेनापति था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित करने का काम किया था। सिंहनंद, है ना, सिंहनाद था। कौन था? सिंहनाद। हर्षवर्धन के सेनापति का नाम सिंहनाद था। इसी सेनापति हर्षवर्धन को सिंहासन रोहण के लिए प्रेरित किया। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री जो था अवंती था। युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था, जबकि सेनापति कौन था? सिंहनाद। अगला क्वेश्चन है कुंतला। कुंतला कौन था भाई? तो घुड़सवार सेना का प्रमुख कुंतला कहलाता था। घुड़सवार सेना का जो प्रमुख होता था कुंतला। स्कंदगुप्त युद्ध हाथियों का प्रमुख था। युद्ध हाथियों का प्रमुख। हंसवेग की बात करते, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा का दूत था। हंसवेग जो था कामरूप के राजा भास्कर वर्मा का दूत था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हंसवेग ने मैत्री का प्रस्ताव रखा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हंसवेग ने जो है क्या रखा था? मैत्री का प्रस्ताव। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण किया था? चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण किया था? तो 641 ईस्वी में, यानी कि 641 ईस्वी से उसका शासन चला 647 ईस्वी तक। चीनी लेखक के अनुसार हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की। चीनी यात्री भेनसांग की यात्रा वृत्तांत सियुकी में राजा हर्षवर्धन की उपलब्धियां शासन काल का उल्लेख मिलता है। ये मैंने पीछे ही बता दिया था कि चीनी यात्री भेनसांग की जो यात्रा है वो कहाँ मिलता है? तो उनके सियुकी नामक पुस्तक में। भेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? पीतल का विहार बनवाया, ये बनवाया था नालंदा में। कहाँ बनवाया? नालंदा में। भेनसांग के अनुसार अगर देखा जाए तो हर्ष ने, है ना, भेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? विहार किसको कहते थे? तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी जहाँ पर निवास करते थे उसको विहार कहते थे। ये वाला विहार नहीं, बसने वाला विहार था, है ना। तो ये पीतल का विहार बनाने का काम जो है हर्षवर्धन ने किया था। और ये भेनसांग कहते हैं तो कहा? नालंदा में, क्योंकि नालंदा ही बौद्ध धर्म का क्या था? गढ़ था। वहां पर विश्वविद्यालय था, वहीं पर जो है ना, शिक्षा का जो है ग्रहण किया जाता था, बौद्ध धर्म की शिक्षा का। भेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा में एक पीतल का विहार बनवाया था। यह स्थल उस समय शिक्षा और बौद्ध धर्म में का प्रमुख केंद्र था और हर्षवर्धन के शासनकाल में इसे और समृद्ध किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। कितने महीनों तक भेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो भेनसांग अभी ने बताए 15
करा कितने महीने तक भेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। तो कितना दिन ठहरा था? 14 महीना। कितना महीना? 14 महीना में ठहरा था। भेनसांग भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में 14 माह तक रहे, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का दर्शन और अन्य विषयों का अध्ययन किया। चीनी यात्री भेनसांग 7वीं सदी में भारत आए। ये जरूर याद रखिएगा कि जो चीनी यात्री था भेनसांग, बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने के लिए कब आए थे? 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। और 629 से 45 तक भारत में रहे थे। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि नालंदा में कितना दिन रहा? तो 14 महीना। लेकिन अगर पूछेगा भारत में कितना से कितना तक रहा, तो 629 से लेकर के 645 तक, 629 से लेकर 645 तक 14 बरस तक रहा। 630 से 45 नहीं, सॉरी, 15 बरस रहा था। ठीक है, 630 से 45 होना चाहिए। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री भेनसांग भारत का भ्रमण किया था। उसने किसका वर्णन किया? तो क्या भारत में व्यापार प्रणाली, दक्षिण भारत के ऐतिहासिक स्थान, चीनी बौद्ध धर्म एवं भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक व्यवहार? तो ये सी नंबर इज द राइट आंसर है। चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक जो व्यवहार होते हैं, उनका जो है उन्होंने क्या किया? तो वर्णन करने का काम किया भेनसांग ने। चीनी यात्री भेनसांग राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में भारत आया। भेनसांग ने सियालकोट, कन्नौज और नालंदा जैसे बौद्ध मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। कहाँ कहाँ किया? देखिए, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा। ठीक है। इसने चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक व्यवहार का वर्णन किया। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, तो पहले तो था थानेश्वर। थानेश्वर से कहाँ ले गया? कन्नौज ले गया। तो यहाँ पर जो है कन्नौज लगाइएगा, क्योंकि थानेश्वर तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन भारतीय सम्राट थे। हर्षवर्धन जो थे वह भारतीय सम्राट थे, जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। हर्षवर्धन जो थे भारतीय सम्राट थे और 606 से 647 कई साल हुआ? 21 साल हुआ तक उत्तर भारत पर शासन किया। मतलब दिल्ली तरफ हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जिसे उन्होंने थानेश्वर से हस्तांतरित किया था। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आधुनिक कानपुर के पास स्थित है। और ये कन्नौज जो है कहाँ है? कानपुर के पास। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो किस शासक ने हर्ष के समय, हर्षवर्धन के समय असम पर शासन किया था? भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन असम के बर्मन राजवंश के शासक थे। करा भास्कर बर्मन जो था असम के बर्मन राजवंश के शासक थे और हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन के समकालीन थे। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए असम के ऐसा कौन शासक था जो हर्षवर्धन के समकालीन था, तो ये था आपको कौन था? वर्मन राजवंश के शासक भास्कर बर्मन। कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में भास्कर बर्मन का उल्लेख किया है। अरे हर्ष चरित्र जिनका हर्षवर्धन के बारे में चर्चा किया गया है, तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और इस हर्ष चरित्र में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो बर्मन राजवंश का भी वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने हर्षवर्धन को कई उपहार भेजे थे, है ना। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग रहा था तो 21 वर्ष, 606 से लेके 647 तक। तो 46 वर्ष ना हो गया जी? नहीं, 46 नहीं, 47 में से 6 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 40 वर्ष हो जाएगा। 606 से लेके 647 तक, यानी कि 40 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? शासन करने का काम किया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन वर्धन वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन जो है कौन से वंश से थे? वर्धन वंश से। जो प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था, उसने 606 से 47 तक लगभग 41 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इसी समय चीनी यात्री भेनसांग ने भारत का भ्रमण किया और हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण अपनी पुस्तक में समाहित किया। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? कन्नौज को। कन्नौज को विजिट करके उसको जो है क्या किया था? राजधानी बनाने का काम किया था।
तो महत्व मिला ना जी। राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य में कन्नौज शहर का बहुत महत्व था, क्योंकि यह उसकी राजधानी थी। हर्षवर्धन ने ही राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर दिया था। हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट को संरक्षण दिया था। क्या दिया था? बाण भट्ट को संरक्षण दिया था। हर्ष का प्रधान सचिव था। हर्ष का प्रधान सचिव की बात करते हैं तो भांडी था, भांडी। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भांडी। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? भांडी। हर्ष का प्रधान सचिव भांडी। हर्षवर्धन के प्रधान सचिव भांडी थे। भांडी हर्षवर्धन के एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां को निभाने का काम किए। कर भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। शशांक ने थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बने। शशांक जो है ने थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बने, राजवर्धन की हत्या कर दी। तो भास्कर वर्मन ने गठबंधन बनाने के लिए भेनसांग नामक एक दूत को हर्षवर्धन के पास थानेश्वर भेजा, है ना, एक दूत को भेजा। हंसवेग नामक एक दूत को हर्षवर्धन यानी कि हंसवेग को भेजा था, हर्षवर्धन के पास थानेश्वर भेजा। हंसवेग ने उपहारों और प्रशंसा से उसे लुभाकर राजनयिक दोनों राजाओं के बीच एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन बनाने में क्या रहा? तो सफल रहा। ठीक है। हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट और भाट कहलाता था? तो पुलिस। पुलिस क्या था? चाट और भाट। हर्षवर्धन के शासनकाल में चाट व भाट नामक अधिकारी पुलिस विभाग से संबंधित थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चाट व भाट नामक अधिकारी किस विभाग से? तो पुलिस विभाग से थे। चाट और भाट दोनों ही पुलिस अधिकारियों के पद थे, जिनका काम राज्य में शांति और कानून का व्यवस्था बनाए रखना। चाट की बात करते हैं, संभवतः छोटे पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, जबकि भाट उच्च पदस्थ पुलिस पदाधिकारी को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो ये बाण भट्ट था। कौन था? बाण भट्ट था। कारण निम्नलिखित में से कौन सा राजा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये है आपको बाण भट्ट का हर्षचरित्र। बाण भट्ट द्वारा लिखक हर्षचरित पुस्तक में राजा हर्षवर्धन के शासन की संपूर्ण जानकारी मिलती है। यह पुस्तक हर्षवर्धन के दरबार के इतिहासकार और कवि बाण भट्ट द्वारा रचित है, जो उस समय की राजनीति, सांस्कृतिक और समाज को दर्शाती है। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाण भट्ट जो है किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाण भट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन के। बाण भट्ट किसके? हर्षवर्धन के। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि और इतिहासकार बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित पुस्तक में हर्षवर्धन के शासन काल की संपूर्ण जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक हर्षवर्धन ने संस्कृत में रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम का 3 नाटक लिखे। ये तीनों नाटक जो पूछा जाता है कि बताइए कि रत्नावली, प्रियदर्शिका ये किसका है? हर्षवर्धन। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम के 3 नाटक किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने। निम्न शासकों में से कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? निम्न शासकों में से कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्षों में एक धार्मिक सभा करता था? ये करता था हर्षवर्धन, है ना। प्रयाग में एक धार्मिक सभा। हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्षों में एक धार्मिक सभा करता था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेके 647 यानी 41 वर्ष या 40 वर्ष भी बोल सकते हैं तक था। प्रयाग की सभा में उन्होंने महामोक्ष परिषद को अपना सारा सामान दान में दे दिया। महामोक्ष परिषद को, है ना, प्रयाग की सभा में उन्होंने महामोक्ष परिषद को अपना सारा सामान दान में क्या दे दिया था?
वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभूति, पुष्यभूति, पुष्यभूति। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभूति। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की थी, जिसका जानकारी हमें बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र से मिलती है। वर्धन वंश का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। और बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ बनाया गया? तो कन्नौज को। व्हेनसांकी भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। व्हेनसांकी भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो नगर था, जो प्रसिद्ध नगर था, कौन था? मथुरा था। कौन था? मथुरा, क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया है। व्हेनसांकी भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था, जबकि वाराणसी रेशम के लिए प्रसिद्ध था। तो वाराणसी रेशम और मथुरा सूती कपड़ा, यह रेशम का एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था। अगला क्वेश्चन, किसने ब्राह्मणों और बौद्धों भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया? किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया? तो ये था आपको हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को समान रूप से संरक्षण दिया था। वह दोनों धर्मों के अनुयायियों को उदारता से भिक्षा दान प्रदान करते थे, जिससे उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण का पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया? पराजित किया। तो इसका जो वर्णन मिलता है आपको किसमें? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में, जिसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति है संस्कृत भाषा में, और ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नर्मदा नदी कहाँ? मध्य प्रदेश में। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के महान राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय जो था वह कौन सा वंश से संबंधित था? चालुक्य वंश से। कौन सा वंश से? चालुक्य वंश से, जिन्होंने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। उनका शासन दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण था। बाद में 642 ईस्वी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। नरसिंह वर्मन फिर जो है किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय को, जिससे पल्लवों की शक्ति क्या हो गई? तो बढ़ गई। अगला चैप्टर अन्य राजवंश है ना। अन्य राजवंश के बारे में देखते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है। कारण निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सातवाहन वंश विजयनगर, ये संबंधित नहीं है। विजयनगर जो है आपका जो है किस वंश से संबंधित है? तो विजयनगर में तो हरिहर और बुक्का, ये जो है आपका सातवाहन वंश विजयनगर में मेल नहीं खा रहा, जबकि चंदेल वंश बुंदेलखंड, मौर्य वंश पाटलिपुत्रा, पल्लव वंश कांचीपुरम। सातवाहन वंश ने प्राचीन भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था और उनकी प्रमुख राजधानियां प्रतिष्ठान और अमरावती थी। सातवाहन वंश ने लगभग 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। बालपुत्र देव, ये देखिए आशु सहायक अवर निरीक्षक में पूछा गया 2018 में। कह रहा सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये बालपुत्र देव। कह रहा सुवर्ण भूमि के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना किया था। ठीक है। और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को उसके रख रखाव के लिए देने का अनुरोध किया। ठीक है। बालपुत्र देव शैलेंद्र वंश के राजा थे। शैलेंद्र वंश के राजा थे बालपुत्र देव। अब जो है दक्षिणी भारतीय राजवंश, कह रहा किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? किस चोल शासक ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजा राज प्रथम के द्वारा। राजा राज प्रथम के द्वारा। राजराज प्रथम के द्वारा। करगंगई कोट चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था। करगंगई कोट चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया राजेंद्र प्रथम के द्वारा। राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है।
गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर जिसे क्या कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चोल वंशी शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। यह मंदिर शिव को समर्पित है। यह मंदिर चोल साम्राज्य की राजधानी गंगईकोट चोलपुरम में स्थित है। यह द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो है ये द्रविड़ यानी कि दक्षिण साउथ इंडियन में जो है द्रविड़ शैली ही चलती है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है को महान चोल शासक राज प्रथम ने 11वीं सदी में बनवाया था। चोल साम्राज्य के द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स में से एक है। चोल साम्राज्य के द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे पेरिया कोविल मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में सोम, स्कंद, कार्तिकेय और भोग शक्ति देवी की मूर्तियां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो ये जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को, राजेंद्र चोल प्रथम को। निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा और जावा की विजय का श्रेय? तो राजेंद्र चोल प्रथम को। राजेंद्र चोल प्रथम जिसे गंगईकोट चोल के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम जिसे गंगईकोट चोल के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम जिसे गंगईकोट चोल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका, मलाया, सुमात्रा तथा जावा पर विजय प्राप्त की थी। इसने 1012 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक शासन किया था। किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो ये किया था राजा राज प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने। चोल शासक राजा राज प्रथम ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित करके, हरा करके उसके उत्तरी राज्य को चोल साम्राज्य में मिलाया, है ना। इसके बाद उन्होंने सिंहल की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और पोल्लनवरुव की नई राजधानी बनाया, जिसे जननाथ मंगलम भी कहा जाता है। उसने गंगईकोट की उपाधि धारण की। राजा राज प्रथम ने जो है कौन सी उपाधि धारण किया? गंगईकोट की उपाधि। और गंगईकोट चोलपुरम नामक नगर का भी स्थापना की है। चोल शासक ने गंगईकोट चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना किया। तो कौन सा चोल शासक ने जो है इसकी स्थापना किया? तो राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोट चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी। ठीक है, गंगईकोट चोलपुरम का अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला चोल, गंगा को जीतने वाला चोल। और इस नगर का निर्माण गंगा नदी के तट पर किए गए चोल के सफल अभियान के उपलक्ष्य में किया गया था। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? तो ये राजा राज प्रथम को ही कहा गया है, राजा राज प्रथम को। चोल शासक राज प्रथम के शासन के 6ठे वर्ष का एक लेख कर्नाटक से मिला है, जिसमें उसे चोल नारायण कहा गया है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजेंद्र प्रथम था, जिसने सर्वप्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कुरुवर या करूर, है ना, कुरुवर या करूर। चेर राजवंश की राजधानी था कुरुवर या करूर। उथियन चेरालथन को चेर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। उथियन या चेरालथन को चेर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। धनुष और बाण चैर राजवंश का प्रतीक था। धनुष और बाण जो है किसका प्रतीक था? चैर राजवंश का। चेर राजवंश की राजधानी कुरुवुर या करूर थी, जो प्राचीन दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। राजा प्रवरसेन के बारे में विचार करें।
तो ये है आपको बी, सी और डी। ठीक है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये सही है। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये भी सही है। और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। ठीक है। यानी कि बी, सी और डी ये राजा प्रवर सेन के बारे में क्या है, तो सही है। अजंता और एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था? तो अजंता और एलोरा की बात करते थे राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में बनी थी। तो एलोरा की गुफा किस वंश के शासन काल में? राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में बनी थी। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी है। ये ऐसा है मंदिर, ये ऐसी गुफा है जो 3 धर्म से संबंधित हिंदू, बौद्ध और जैन। इनमें बौद्ध गुफाओं की खुदाई 8वीं-9वीं शताब्दी में हुई। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर भी है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अजंता गुफाएं सातवाहन वंश तथा वाकाटक वंश के संरक्षण में बनी। अजंता की गुफाएं जो है 2 वंशों के संरक्षण में बना, एक तो सातवाहन, दूसरा वाकाटक। कलचुरी की राजधानी कहाँ थी? कलचुरी का तो ये था त्रिपुरी। कलचुरी का कहा था? त्रिपुरी। कलचुरी का त्रिपुरी। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम के द्वारा 845 ईस्वी में किया गया था। कलचुरी वंश की स्थापना किसके द्वारा? कोक्कल प्रथम के द्वारा। इस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी, है ना। यह वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश है जिसके शासन में कर्नाट, चेदी, डाहल मंडल आदि प्रदेश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे कौन? तो पल्लव थे। कौन थे? पल्लव। करा भारत में रथ मंदिरों के निर्माण थे पल्लव। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे कौन? तो पल्लव। रथ मंदिरों का निर्माण 7वीं सदी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। करा रथ मंदिरों का निर्माण 7वीं सदी में, रथ मंदिरों का निर्माण जो है 7वीं सदी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। रथ मंदिरों का जो निर्माण है 7वीं सदी में हुआ। किसके द्वारा? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। ये मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे और इनकी संरचना रथों के आकार जैसी थी, इसलिए इन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायतों के लिए। चोल काल जो है स्थानीय पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत के लिए क्या था? तो प्रसिद्ध माना जाता है। चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की मजबूत प्रणाली थी जिसमें ग्राम सभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन सभाओं को उर सभा और नगरम के नाम से जाना जाता था जो विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती थी। करा कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? करा कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए? तो चोल था, है ना। कौन था? चोल। मध्यकालीन भारत में चोल साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था जहां ग्राम सभाएं और अन्य स्थानीय समितियां प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी के आसपास तंजौर साम्राज्य पर अधिकार करके किया था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। विजयालय ने जो है कौन सी उपाधि? नरकेसरी की उपाधि। विजयालय मूल रूप से पल्लवों का अधीन एक सामंती स्वामी थे। तिरुवल्लगंडु पत्र या तमिल ताम्रपत्र लेख में विजयालय के तंजावुर शहर पर कब्जा करने का उल्लेख है। संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। उरयूर, उरयूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। संगम युग में उरयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह चोल साम्राज्य की राजधानी थी। उरयूर अपने सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और इसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त यह आंतरिक व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र था। अगला, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया?
तो ये किया था आपको राजा राज प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने। चोल साम्राज्य के महान शासक राजा राज प्रथम ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजिट किया था और उन्होंने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली समृद्धि समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पांड्य और केरल राज्यों और सिलोन के शासकों के बीच संघ पर हमला करके अपनी विजय की शुरुआत किया था। वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया? तो चालुक्यों ने। वाकाटक के बाद चालुक्यों ने। वाकाटक राजवंश के बाद दक्षिण भारत में चालुक्य राजवंश ने शासन किया। वाकाटक राजवंश का अंतिम ज्ञात शासक पृथ्वी सेन द्वितीय थे। तो वाकाटक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? पृथ्वी सेन द्वितीय। वाकाटक राजवंश के पतन के बाद बादामी के चालुक्य दक्कन क्षेत्र में प्रमुखता से उभरे। पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश के क्या थे? तो शासक थे। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। कारण एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर संबंधित है। तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रकूटों से। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है आपको 4 3 2 1। तो 4 हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रिपीट करते हैं। कारण राष्ट्रकूट जो है वो आपको जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट, है ना। तो राष्ट्रकूट की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो ये जो है आपको मान्य खेत से संबंधित है। पांड्य की बात करते हैं मदुरई से, और चोल की बात करते हैं तो ये हेलविड से, और होयसल की नहीं, चोल की बात करते हैं तंजावुर से, और होयसल आपका हो जाएगा हलेबुड से। ठीक है, 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, मिलान किया हुआ है कि राष्ट्रकूट का जो संबंध है वह मानखेड़ कर्नाटक से, पांडे का संबंध है मदुरई तमिलनाडु से, चोल तंजावुर तमिलनाडु, होयसल हेलीवीड कर्नाटक से। कारण निम्नलिखित में से संगम साहित्य मूवेंदार में कौन सा 3 राज्यों का वर्णन किया गया है? मूवेंदार में, संगम साहित्य एक मूवेंदार है, उसमें कौन 3 राज्यों का वर्णन किया गया है? तो चोल, चेर और पांडे, चोल, चेर और पांडे का। कारण मदुरई राजधानी थी, तो ये थी आपको पांड्यों की। तमिलनाडु में स्थित मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश ने 560 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक भारत पर राज किया। पांड्य ने जो है 560 से लेकर 1300 तक। मेगास्थनीज ने अपनी कृति इंडिका में पांड्य वंश का उल्लेख किया है। मदुरई को पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। पूर्व का एथेंस किसको कहते हैं? मदुरई को। किन राजाओं के द्वारा नाग रक्त को व्यापार और व्यवसाय का संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? किन राजाओं के द्वारा नाग रक्त को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? तो चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। नागरक्त को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए चोल वंश के राजाओं द्वारा सुपुर्द किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों को सुगम बनाने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने की एक व्यवहारिक व्यवस्था थी। सीमावर्ती राजवंश की बात करते हैं। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? जैनुल आवेदीन था। कश्मीर के अकबर जैनुल आवेदीन। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आवेदीन 1420 से 70 ईस्वी तक कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यह संस्कृत, अरबी, फारसी, तिब्बती आदि भाषाओं का विद्वान था। यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। कलहन के राज तरंगनी में उनके शासन का वर्णन किया गया है। कलहन के राज तरंगनी में जिक्र मिलता है। यह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। कुतुब उपनाम से। तो जैनुल आवेदीन जो है किस नाम से लिखता था? तो कुतुब। अगला क्वेश्चन, हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया? तो प्रकाश धर्मन द्वारा। प्रकाश धर्मन 1983 में खोजे गए शिलालेख के अनुसार हून राजा तोरमान को मालवा के औलिकरा राजा प्रकाश धर्मन ने पराजित किया था। हून वंश के संस्थापक सम्राट तोरमान थे।
मालवा के राजा यशोवर्मन ने भी हुनों को पराजित किया था, लेकिन मुख्य पराजय औलिकार राजा प्रकाश धर्मन से माना जाता है। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, किसे? तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से 13वीं सदी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। गियासुद्दीन ने तिरहुत पर आक्रमण करके वहां के राजा राम सिंह देव को हराया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप तिरहुत बंगाल सल्तनत के अधीन आ गया था। तो अधीन आ गया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसका स्थापना कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। इस विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र था। यह बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण क्या था? तो केंद्र था। अगला क्वेश्चन, कारकोट राजवंश का संबंध किसके इतिहास से था? तो ये था तो जम्मू कश्मीर के। कारकोट राजवंश जम्मू कश्मीर के इतिहास से गहरे जुड़े हुए हैं। इस वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। कारकोट राजवंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, इन्होंने 7वीं सदी में कश्मीर क्षेत्र में शासन किया। दुर्लभ वर्धन ने परिहासपुर वर्तमान में पंचगाम जिसको कहते हैं, हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया तथा परिहासपुर को राजधानी बनाया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा राजपूत काल के संदर्भ में देखते हैं। कह कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज। तो राजा भोज जो थे आपको वह परमार वंश से संबंधित थे। किस वंश से थे? तो परमार वंश से। राजा भोज परमार वंश के प्रमुख शासक थे। परमार वंश मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इनकी राजधानी धारा नगरी थी। इनकी राजधानी जो है धारा नगरी थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, जिसने विशेषकर मालवा क्षेत्र में शासन किया। राजा भोज उनके सबसे प्रसिद्ध शासकों में से क्या था? तो एक था। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक की बात करते हैं तो ये था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का पहला शासक जो था पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। उसने 543 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी बतापी से शासन किया। ठीक है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 में करवाया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपको नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। पाल शासक रामपाल के शासनकाल में तिरहुत के कर्नाट राज का उदय हुआ। पाल शासक रामपाल के शासन काल में तिरहुत के कर्नाटक राज का उदय हुआ। इसकी स्थापना नान्यदेव ने की थी, जो एक महान शासक था। इसका शासनकाल 1098 से 1133 ईस्वी तक था। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो सिमरावगढ़ में थी, जो अब नेपाल का तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था आपको हरि सिंह। वही हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर को विलय किया था। किसने में? भारत में किया था, बाद में जब पाकिस्तान उस पर चढ़ने लगा, है ना। मिथिला के कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे, मिथिला के। उन्होंने 1295 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। उसी के समय से पंजी प्रबंध का विकास हुआ। कर्नाट वंश का शासनकाल 1098 से 1325 तक रहा। हरि सिंह देव के बाद ओइनवार राजवंश ने मिथिला क्षेत्र पर शासन किया। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? मोहम्मद गौरी
राजपूत के मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो ये हुआ था आपको, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1178 में, है ना, 1178 ईस्वी में। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। तो गौरी ने प्रथम बार आक्रमण किया 1175 में, ठीक है, आक्रमण करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। फिर 1178 में कयाद्रा की लड़ाई में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक मूल राज द्वितीय माता नायका देवी के नेतृत्व में के द्वारा पराजित हुआ। और ये जो 1178 में नायका देवी, है ना, जो मूल राज द्वितीय, है ना, माता नायका देवी के नेतृत्व में हुआ था, और 1178 में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी को क्या किया गया था? पराजित किया गया था। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब जो है विजित हुआ था। ये मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश, कर्नाट राजवंश। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? कर्नाट राजवंश। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। कर्नाट वंश, जिसे कर्नाट वंश भी कहा जाता है, मिथिला क्षेत्र में शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इससे पहले मैथिली का प्रारंभिक विकास प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? तो ये मिला है सूर्य मंदिर को, ठीक है। सूर्य मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है। यह मंदिर उड़ीसा के कर्नाटक में कोणार्क में स्थित है। यह 13वीं शताब्दी में सूर्य मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है। यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। यह 13वीं सदी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो कोणार्क जो मंदिर है, सूर्य का मंदिर जो उड़ीसा में है, आपको नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए क्या जाना जाता है? प्रसिद्ध है, ठीक है। कह रहे राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? तो कायस्थ, कायस्थ का। राजपूत काल में समाज में कायस्थ जाति का उदय हुआ। यह जाति मुख्य रूप से शासकीय कार्यों और लेखन कार्यों में संलग्न थी। कायस्थों को प्रशासनिक और लेखन कार्य में कुशल माना जाता था, ठीक है। बतापी राजधानी था किसका? तो चालुक्यों का। बतापी जो राजधानी था किसका? चालुक्यों का। चालुक्य राजवंश प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है। इनकी राजधानी बादामी थी। यह वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में हुआ था। किस काल में? चालुक्य काल में। अगला क्वेश्चन, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में किया गया। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में किया गया। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मूल रूप से सूर्य को समर्पित था। इसमें शैव, वैष्णव, शक्तिवाद और वैदिक देवी देवताओं को कलाकृतियां है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का नगर। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जो था भारी झुकाव था, वो था आपको खारवेल, है ना। कौन था? खारवेल। कारण निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल के। खारवेल कलिंग के चेदी वंश के शासक थे। वे जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। हाथी गुम्फा शिलालेख में उनके जैन धर्म के प्रति समर्पण का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। हाथी गुम्फा लेख के साथ। चेदी वंशीय राजा खारवेल ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग पर शासन किया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार अब देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर चैप्टर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा।
पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित प्राचीन नीति कथाओं का संग्रह है। यह 5 भागों में विभाजित है। मित्रभेद, मित्रलाभ, कोकुलुकीय, लब्ध प्रनाश और अपरिचित कारक। इसमें पशु पक्षियों की कहानियां से जीवन और व्यवहार की शिक्षाएं दी गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ठीक है। संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र की विषय वस्तु का संबंध है। किससे संबंध है? तो पाल वंशो रामपाल से। बंगाली कवि संध्याकर नंदी ने 8 मीटर में रामचरित्र नामक संस्कृत महाकाव्य का पाल साम्राज्य के दौरान लिखा था। बंगाली कवि संध्याकार नंदी ने 8 मीटर में रामचरित्रम नामक संस्कृत महाकाव्य को पाल साम्राज्य के दौरान लिखा था। यह कृति रामायण और पाल राजा रामपाल की कहानी को एक साथ बयान करता है, ठीक है। अब चलते 13 नंबर चैप्टर, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति। श्यामा जातक की कथा चित्रित है। तो ये अजंता के गुहा संख्या 10 में है ना। प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति वर्णित है आपको श्यामा जातक की कथा चित्रित है अजंता की गुहा 10 में। अजंता की गुहा संख्या 10 में श्यामा जातक की कथाएं चित्रकारी की गई है। अजंता की गुहा संख्या 10 में श्यामा जातक की कथाएं चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाएं भारत के प्राचीन बौद्ध चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस कथा का चित्रण श्रवण कुमार की कथा से मिलता जुलता है। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ी पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको केरल में है। इडक्कल गुफाएं आपको जो है पहाड़ी पर है, तो किस राज्य में? केरल में है। इडक्कल गुफाएं केरल के वायनाड जिला में है ना, वायनाड है ना। इडक्कल गुफाएं जो है केरल का वायनाड जिला में अम्बुकुथी पहाड़ी पर स्थित है। ये प्राचीन गुफाएं चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई है और मानव संस्कृति के प्रारंभिक चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। इन गुफाओं में पाषाण युग की नक्काशी भी है। ये गुफाएं 2 प्राकृतिक चट्टानों से मिलकर बनी है। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया है। तो खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण किया गया है बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड के चंदेल वंश के शासक द्वारा किया गया था। इन मंदिरों की कला और वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इन मंदिरों में हिंदू और जैन धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव, जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ जैसे प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश के शासक द्वारा बनाए गए थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है, आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम उसके द्वार को है ना। दक्षिण भारत में जो मंदिर है उसके द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। बहुमंजिला होते हैं और उन पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं का मूर्तियां बनी होती है। बड़ा बुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत जावा कला का है। भारत जावा कला। बड़ा बुदुर विश्व का सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है। यह स्तूप 9वां शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश द्वारा बनवाया गया था और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बराबुदुर में बौद्ध धर्म की महायान परंपरा को दर्शाया गया है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के। यह बिहार राज्य की नालंदा जिला में स्थित है और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। और नव नालंदा महाविहार कहाँ है?
तो आपको नालंदा जिला में है। 1951 में इसकी स्थापना हुआ था। अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो ये जातकों का, है ना, जातक कथाओं का। अजंता की गुफा में बने चित्रों में मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन है। ये जातक कथाएं बौद्ध किंवदंतियों, है ना, किंवदंतियों है, जो बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करता है। उन्हें बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है। तो जातक में जो है बौद्ध धर्म के किन पूर्व जन्मों की कहानी के बारे में पता चलता है। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। एहोल में, तो ये चालुक्य काल में एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, चालुक्य काल में। एहोल का दुर्गा मंदिर चालुक्य काल में बनाया गया था, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। यह मंदिर वस्तुतः सूर्य मंदिर है, किंतु अब इसको दुर्गा मंदिर कहा जाने लगा है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर कई देवी देवताओं, मिथकीय प्राणीय और महाकाव्य दृश्यों की सुंदर नक्काशी है। दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। बीजापुर गोलकुंडा से। चलिए, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसको समाप्त कर देते हैं। दक्षिण चित्रकला, जिसे दक्षिणी चित्रकला भी कहा जाता है, इसका विकास मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के राज्यों में हुआ, विशेष रूप से बहामनी साम्राज्य और बाद में उसके उत्तराधिकारी राज्य बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में हुआ। प्राचीन भारत अन्य अंतरराष्ट्रीय अंक संसार को देन है। क्या देन है? तो भारत की अंतरराष्ट्रीय अंक संसार को देन है। किसका देन है? भारत की। अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली विशेषकर 0 से 9 के अंकों का विकास भारत में हुआ। ये अंक अरब व्यापारियों के माध्यम से पश्चिम पहुंचे और बाद में चीन में इन्हें अधिक विकसित किया गया, इसलिए भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक जो थे आपको अलेक्जेंडर कनिंघम थे। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जो प्रथम महानिदेशक थे, है ना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। उन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है। किसे? तो कनिंघम को। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है? एनी डोमिनो होता है ना। एनी डोमिनो मतलब ईस्वी होता है। एडी का पूरा नाम एनो डोमिनो है, जो लैटिन शब्द है और इसका अर्थ प्रभु के वर्ष में है ना। यह क्रिश्चियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ था? तो झेलम के बीच में हुआ था। झेलम। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया। सिकंदर ने पंजाब के शासक कौन था? पोरस था, जिसे यूनानी इतिहासकार हाइडेस्पिच और भारतीय इतिहासकार वितास्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, लेकिन सिकंदर ने पोरस से इतना प्रभावित हुआ कि जितलका जो है वापस कर दिया। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, तो कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे एक मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी थे। अर्थशास्त्र उनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या आधारित है? भारत में यूनानी आक्रमणकारियों के बाद, है ना, शक और हून आए। शक और हून। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो ये था आपको विजयनगर, है ना, विजयनगर। प्राचीन भारत में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? विजयनगर। नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। विजयनगर एक शहर था जो दक्षिण भारत में स्थित था। यह कला, संस्कृति और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र नहीं था। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो थे किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ये करते थे ओम से, है ना।
ओम से शुरू होता था। कैसे? ओम से। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शिक्षा की शुरुआत ओम शब्द से करते थे। ओम को ब्रह्मा, विश्व के आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है और यह एक पवित्र ध्वनि है जो मानसिक शुद्धता और एकाग्रता को बढ़ाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। श्रेणी, कसारपन, पैठन, कल्याण, ये सब सिक्का है। ये सब सिक्का जो है आपको जैसे श्रेणी हो गया, तो व्यापारिक श्रेणी जो है आपको व्यापारिक संघ के लिए था। आपको कसारपन सिक्का है ना, पैठन की बात करते हैं तो ये जो है मंडी, और कल्याण की बात करते हैं तो ये जो आपको क्या हो जाएगा, समुद्री बंदरगाह। ये सभी जो है क्या है, तो उसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? तो प्राचीनतम गुरुकुल है। तक्षशिला प्राचीन भारत का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है। यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। वेद का व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, राजनीति, युद्ध कला, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था? तो ये था आपको 1/6 था धर्म शास्त्रों में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित थे? उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित था? तो ये था आपको बिहार में, उदंतपुरी बिहार में। उदंतपुरी बिहार में आधुनिक बिहार शरीफ के पास भारत में शिक्षा का एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र विहार था। इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी में पाल राजवंश के पहले शासक गोपाल ने अपने पड़ोसी नालंदा विश्वविद्यालय के अनुकरण में स्थापित किया था। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य जो थे किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ये था तक्षशिला। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में अवस्थित है। कौटिल्य को चाणक्य व विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो पारसी की किताब जेंद अवेस्ता है। जेंद अवेस्ता पारसियों की किताबें हैं। जेंद अवेस्ता पारसियों की धार्मिक किताबें को जेंद अवेस्ता कहा जाता है। यह पारसी धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और इसमें धार्मिक नियम, प्रार्थनाएं और शिक्षा शामिल है। इस पुस्तक में विभिन्न पाठ जिनमें पैगंबर जरथुस्त्र के छंद, ये पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्त्र के छंद, पुराने अवेस्तान में लिखे गए और अन्य धार्मिक और भजन संबंधी पाठ, निर्देश और प्रार्थना शामिल है। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में है। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसे प्राचीन काल में शिक्षा और चाणक्य का जो है, चाणक्य यहीं पर जो है शिक्षक थे। ठीक है, धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। चाणक्य, पाणिनि, चरक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, कौशल राज, प्रसेनजीत जैसे महान विद्वानों ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त किया। ठीक है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, और तो ये जो है हमारा जो है प्राचीन इतिहास का चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो इसका जो है मैराथन बना देंगे, आप लोग जो है उस पर प्यार दीजिएगा। ठीक है, और इसका PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। धन्यवाद।